myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics। स्टैंडर्ड 10 का साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 साइंस का जो 7th चैप्टर है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 6 में डिफरेंट प्रोसेसेस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी एंड एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, एक्सक्रेशन प्रोसेस होती है एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस किस तरह से ह्यूमन बॉडी में एज वेल एज डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, वो हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। तो उसके रिलेटेड एक दूसरा चैप्टर जो कि सिलेबस में दिया हुआ है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो हमारे पास सपोज कि आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं इंसान के पास या कभी किसी कुछ एनिमल्स के पास या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ सिक्स सेंस होती है। अब ये सिक्स सेंस का मतलब क्या है? चलो अगर ये सिक्स सेंस है तो दूसरी 5 सेंसेस कौन कौन सी है? तो 5 सेंसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है आईज। हमारी जो आई है वो फर्स्ट सेंस है हमारी। हम जो भी कुछ देखेंगे उससे हमें कुछ ना कुछ सेंस होगा, मतलब कुछ दिमाग में जाएगा। दूसरी सेंस जो है वो है नोज। नोज से हम कुछ ना कुछ स्मेल कर पाएंगे, रेस्पिरेशन कर पाएंगे, तो इट इज अ सेकंड सेंस। थर्ड सेंस इज अवर टंग। उससे कुछ ना कुछ हम टेस्ट कर पाएंगे। टेस्ट वर्ड जिसमें प्रेजेंट होते हैं, हम कुछ ना कुछ टेस्ट कर पाते हैं। ठीक है, थर्ड सेंस इज टंग। फोर्थ सेंस इज अवर ईयर्स। हम कुछ भी थोड़ी सी भी अगर आवाज होती है जो कि ऑडिबल रेंज में होती है, आपने साउंड चैप्टर में देखा था कि ऑडिबल रेंज की अगर साउंड होगी तो कोई भी ह्यूमन बॉडी उसको सुन पाएगी। और कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जो ऑडिबल ना हो वो रेंज भी सुन पाते हैं। दैट मीन्स कि ईयर इज वन टाइप ऑफ सेंस। ठीक है, वहां उससे हम कुछ ना कुछ सेंस कर पाएंगे। जैसे कि हमें जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से खड़ा हूं, लेकिन मेरे पीछे से अगर कोई आ रहा है तो मुझे पता चल जाएगा क्योंकि उसकी आवाज सुनाई देगी। अगर दबे पांव भी आ रहा होगा तो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हमें बनक लग जाएगी कि जिसकी वजह से हमें ऐसा कुछ तो पता चल जाएगा कि पीछे से कोई आ रहा है। या फिर अगर थोड़ी सी भी अगर कहीं से आवाज आ रही है तो भी हम सुन पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर ईयर्स। तो ये 4 मेन सेंस है जो कि इतने पार्ट में ही आई हुई है ना। फर्स्ट आईज, नोज, टंग एंड फोर्थ इज ईयर। Our fifth sense is most important. It is throughout the body. It is throughout our body, and which is the skin. Skin is also one type of our sensory organ. स्किन के ऊपर कहीं पे भी हमारे किसी भी ऑर्गन के ऊपर अगर कोई भी टच करेगा तो हमें कहीं ना कहीं कुछ तो पता चलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी है कि जिसमें अगर हमारी स्किन जो है उसको कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑपरेशन करना होता है तो कुछ, जैसे कि ये हाथ का ऑपरेशन करना है तो इतने हाथ के इतने रीजन को कोई इंजेक्शन लगा के हम अनकॉन्शियस कर सकते हैं। मतलब कि इसके जो सेंसरी ऑर्गन है, इसके जो सेल्स है, उसको हम इनएक्टिव कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी जो इफेक्ट रहेगी वो थोड़े टाइम के लिए ही रहेगी। या फिर किसी इंसान को अगर पैरालिसिस हो जाता है तो वो पैरालिसिस में क्या होता है कि जैसे उसके कोई भी एक साइड का हिस्सा इनएक्टिव हो जाता है। अब वो जो हिस्सा इनएक्टिव हो जाता है वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ उसके जो सेल्स है, उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो काम करना बंद कर देते हैं, तो उनका वो ऑर्गन पे कंट्रोल नहीं रहता। उसको सिंपल लैंग्वेज में पैरालिसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे मैं ये बताऊंगा कि आपको ये पैरालिसिस क्यों होता है, किस वजह, कौन सी वजह रहती है ये पैरालिसिस या ऐसी सब एक्टिविटीज होने के लिए। ठीक है, सो ये 5 मेन सेंसरी ऑर्गन्स है। अब ये जो 5 मेन सेंसरी ऑर्गन्स है
वो पूरी बॉडी का कंट्रोल मैकेनिज्म है। कंट्रोल मैकेनिज्म मतलब कि हमारी बॉडी में हमें कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती है और कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज होती है जो हमारे कॉन्शियस में होती है। कॉन्शियस मतलब होता है कि हमारे नोन में होती है, हम उसको जानते हैं कि भाई ये एक्टिविटी हो रही है। और कुछ एक्टिविटी ऐसी भी होती है कि जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, मतलब कि वो एक्टिविटी हमें नहीं पता कि हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, वो अपने हिसाब से होती है। जैसे कि मैं एग्जांपल लूं कि हमारे हाथ से अगर कोई गर्म चीज, हमने कोई गर्म चीज अगर छू ली है तो सडनली हम अपना हाथ पीछे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से हमें एक सेंस प्रोड्यूस होगी कि भाई ये गर्म है, इसको हम छुएंगे तो हम जल जाएंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को ही ये होता है, छोटे बच्चों को भी ये सेंस बाय बॉर्न उनके पास होती है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो हमारे, ये जो मैंने बताया, ये जो एग्जांपल, जलने वाला एग्जांपल बताया, वो कॉन्शियस माइंड के लिए बताया। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स है जो अनकॉन्शियस माइंड के लिए होते हैं। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि हम अगर सोए हुए हैं फिर भी वो एक्टिविटी होगी। लाइक डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे कहने पे बंद नहीं हो जाती है ना, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। दूसरी एक्टिविटी है हार्ट बीट, है ना। हार्ट जो बीट करता है, हार्ट बीट जो चलती रहती है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये कुछ सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कॉन्शियस एंड नॉन कॉन्शियस माइंड्स के लिए होती है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है वो हमारे 5 सेंस की वजह से तो होती है, बट कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज है जो हमारे 6 सेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो 6 सेंस क्या है? तो ये 5 जो सेंसेस है उसका प्रॉपरली कंट्रोलिज्म में और कोऑर्डिनेशन में वर्क करने की जो एबिलिटी है, दैट इज द 6 सेंस। 6 सेंस कोई दूसरा नया ऐसा नहीं है कि भगवान की देन होती है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं है। 6 सेंस एक्चुअली क्या है? मैंने ये जो 5 सेंसेस आपको बताई है, ये 5 की 5 सेंसेस अगर प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन में वर्क करेगी तो उसका जो वर्क इफेक्ट होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। और जिनका वर्क इफेक्ट इसे बहुत ही अच्छा होता है उनको बोलते हैं उनकी 6 सेंस बहुत ही बढ़िया है, ऐसा बोलते हैं। जैसे कि आप कोई थियरी पढ़ रहे हो तो थियरी पढ़ने के लिए आपका कौन सा आपकी कौन सी सेंस उसमें काम लगती है। जैसे कि आप पढ़ रहे हो तो आपकी आंखें काम लगती है, उसके साथ साथ अगर आप बोल बोल के पढ़ रहे हो तो आपकी जो टंग है वो भी उसमें यूज होगी, आपके जो ईयर्स है वो भी उसमें यूज होंगे। ठीक है, और उसके ही साथ साथ मतलब अगर आप खाली पढ़ रहे हो तो आपने सुना होगा कि अगर अच्छे से याद रखना है तो उसको साइलेंटली मत पढ़ो, उसको थोड़ा सा जोर, मतलब आप सुन सको उतनी आवाज से पढ़ोगे तो आपके 3 सेंसेस एक साथ काम करेंगे। जैसे कि आईज है वो देखेंगे, टंग है वो बोलेंगे और ईयर्स है वो सुनेंगे। और तीनों का कॉम्बिनेशन, एक बार, 2 बार, 3 बार, तीनों का कॉम्बिनेशन दिमाग में एक साथ इंटरप्रेट होगा तो वो चीज जल्दी से याद रह जाएगी। ठीक है, तो ये पांचों की पांचों जो सेंस ऑर्गन्स है वो एक साथ कोऑर्डिनेशन में वर्क करती है, तो उसको बताया जाता है 6 सेंस। ठीक है, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं जो कि बुक में नहीं है, बट ये चैप्टर का थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से पता चले इसके लिए ये बेहद ही जरूरी है। ठीक है, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में की जो भी एक्टिविटीज होती है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ऐसा एक ऑर्गन बॉडी में आया हुआ है कि बॉडी की सारी एक्टिविटीज वो ऑर्गन ही कंट्रोल करेगा। तो ये कंट्रोल अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के लिए उसके सपोर्ट में डिफरेंट ऑर्गन्स भी होते हैं। तो वो ऑर्गन से पूरा एक जो चैनल, एक नेटवर्क जैसा, एक स्ट्रक्चर जैसा जो बनता है उसको बताया जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन अवर बॉडी। ठीक है, जिसके बारे में ये पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मेनली हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर प्लांट्स के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले
जो मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का यूनिट है, जिसकी वजह, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होने के लिए सेल्स होना जरूरी है, वैसे ही कोई भी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होने के लिए बेहद ही जरूरी एक ऐसा पार्ट है जिसको बोला जाता है न्यूरॉन। ठीक है, नाम सुना होगा आपने। न्यूरॉन का मतलब क्या है? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन का मतलब क्या होता है वो आपने सुना होगा। तो न्यूरॉन का एक पूरा नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क से पूरी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होती है। स्टैंडर्ड 9 में आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है, उसके मेन पार्ट्स की अगर हम बात करें तो उसके जो मेन पार्ट्स है उसमें सबसे पहले आता है सेल बॉडी। फर्स्ट पार्ट इज सेल बॉडी, या फिर हम उसको साइटोन भी बोलते हैं। सेल बॉडी या साइटोन, इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये पार्ट कौन सा होता है? जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, इट इज अ ब्रॉड एंड राउंडेड पार्ट। एक सेल जैसा पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, एंड कुछ सेल ऑर्गेनल्स भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे अपना एक बेसिक यूनिट सेल होता था, वैसे ही सेल जैसा एक पार्ट होता है साइटोम, या फिर उसको सेल बॉडी बोलेंगे। और उसमें न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, और साथ ही साथ वहां पे सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। बट ये जो सेल ऑर्गेनल्स हो गए, उसमें सेंट्रियोल्स जो होते हैं उसकी एब्सेंस होगी, क्योंकि उसकी इसमें जरूरत नहीं होती है। देन आफ्टर जो सेकेंड पार्ट, आपको ये जो साइटोन के ऊपर ऐसे ऐसे जो राउंडेड पार्ट, मतलब राउंडेड पार्ट के ऊपर जो ऐसे फैला हुआ पार्ट जो दिख रहा है, डियर के जो सिंग होते हैं उसके जैसा जो पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो सेकेंड पार्ट इज डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं सबसे पहले, फिर उसके साथ साथ वो ब्रांच्ड है। ब्रांच मतलब कि ऐसे फैले हुए हैं। और ये वर्क क्या करते हैं कि ये जो डेंड्राइट्स है वो इसके ही जैसे किसी और, मतलब कि इसके ही जैसे जो सेल एंडिंग होगी, न्यूरॉन्स की जो सेल एंडिंग होगी, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, जैसे कि ये कोई सेल बॉडी है और उसके ऊपर ये डेंड्राइट्स आए हुए हैं, यहाँ पे कोई दूसरे डेंड्राइट्स आए हुए हैं, यहाँ पे कोई डेंड्राइट्स आए हुए हैं, यहाँ पे फिर एक्सॉन आगे बढ़ रहा है। इस तरह से कोई हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो इतने पार्ट, मतलब ये डेंड्राइट इसके ही जैसा कोई दूसरा सेल होगा उसके साथ जुड़ा होगा, उसका जो स्टार्टिंग होगा उसके डेंड्राइट किसी और के साथ जुड़े होंगे। तो मतलब ये पूरी एक चेन जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो चेन जैसा स्ट्रक्चर बनता है पूरी ह्यूमन बॉडी में और पूरी एनिमल बॉडी में, ये फैले हुए होते हैं नेटवर्क के जैसे, ये पूरे ब्रॉड पार्ट में फैले हुए होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ थर्ड पार्ट जो आता है वो है एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो एक साइटोप्लाज्मिक पार्ट से घिरा हुआ है और वो एक्सटेंडेड पार्ट, सेल बॉडी से जो एक्सटेंडेड पार्ट बनता है उसको बोलते हैं एक्सॉन। और वो किसका बना हुआ होता है? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल का बना हुआ होता है। और उसके ऊपर एक आउटर लेयर आया हुआ होता है जिसको वो प्रोटेक्टिंग लेयर के जैसे बिहेव करता है। अब वो जो प्रोटेक्टिंग लेयर होता है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ। वो माइलिन शीथ एक्सॉन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा होगा वो है नर्व एंडिंग। नेक्स्ट जो दिख रहा है वो है नर्व एंडिंग, मतलब कि नर्व सेल्स जो न्यूरॉन्स है वो जहां पे एंड होते हैं, एक्सॉन जहां पे एंड होता है वहां पे ऐसे एक ब्रांच जैसा, डेंड्राइट जैसा ब्रांच जैसा फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। अब नर्व एंडिंग दूसरे डेंड्राइट्स के साथ जब वो ज्वाइन हो गए, डेंड्राइट्स के साथ जब वो ज्वाइन हो गए नर्व एंडिंग, तो वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं, उनके बीच में थोड़ी सी जगह रहती है। अब ये जो जगह होती है उसको बोला जाता है साइनेप्स। The small gap between the nerve ending and the next dendrite is known as synapse.
अब ये साइनेप्स क्या करता है, तो न्यूरॉन की ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है, आपको जो फिगर में दिख रहा था, वो पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है, ये स्ट्रक्चर की लेंथ कुछ 90 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर की रेंज में होती है। मतलब 90 टू 100 सेंटीमीटर, दैट मींस की अराउंड 1 मीटर इसकी रेंज होती है, मतलब इसकी लेंथ होती है। तो एक न्यूरॉन खत्म होने के बाद दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है। तो एक न्यूरॉन खत्म होने के बाद जब दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, तो उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह रहेगी वो साइनेप्स होगी। अब यहाँ पे जब भी कुछ मैसेज स्टिमुलस की वजह से जो मैसेज जनरेट होगा, वो मैसेज इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में जनरेट होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स ट्रांसफर होता है सेल बॉडी में से, सबसे पहले वो आता है डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स में से वो सेल बॉडी में, सेल बॉडी में से वो एक्सोन में जाता है, एक्सोन में से नर्व एंडिंग में, और नर्व एंडिंग के थ्रू इट ट्रांसफर टू द अदर डेंड्राइट्स। देन उसके बीच में जो साइनस होगा वो उसको एक पाथ जनरेट करके देगा और उसको बूस्ट करेगा कि वो तेजी से, मतलब कि स्पीडीली वो आगे बढ़ पाए। इसलिए ये थोड़ी सी जगह रखी जाती है साइनेप्स। ठीक है, तो ये पूरा नर्व्स का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, जो आपको याद रखना एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं। आपको ये जो मैंने आज पूरा का पूरा समझाया है वो अच्छे से लर्न कर लेना है और उसको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन कि ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसके बारे में, रिफ्लेक्स आर्क जो होता है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप आज के लिए जो भी करवाया है वो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय।